पिछले व्याख्यान में हमने प्रकाश के अध्यारोपण एवं व्यतिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी एवं यह पाया था कि प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। अतः प्रकाश के एक ही स्रोत से प्राप्त प्रकाश को दो भागों में बांटकर उन्हें पुनः मिलाया जाए तो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। इसकी दो विधियां, तरंगाग्र का विभाजन एवं आयाम का विभाजन। यंग ने इसी प्रकार एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक प्रकाश के स्रोत से प्राप्त प्रकाश को एक स्लिट के मध्य से गुजारा। यह प्रकाश आगे जाकर दो पास पास पत्ती दो स्लिटों से बाहर निकला। ये दो स्रोत बन गए जो स्वतंत्र नहीं है। एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। इस चित्र में आप तरंगाग्र बड़े आसानी से देख सकते हैं। बने हुए तरंगाग्र एक स्रोत से, जो हमारे पास प्रारंभिक स्रोत है, इससे जो तरंगाग्र बन रहा है, यह तरंगाग्र यहां जाकर टकरा रहा है और फिर यहां से दो अलग अलग स्लिटों में बाहर निकल रहा है। ये दोनों स्रोत नए स्रोत बन गए। अतः यहां से जो आगे तरंगाग्र बनेंगे वो नए तरंगाग्र होंगे। तो तरंगाग्र का विभाजन इस तरह से किया जाता है। यंग ने प्रायोगिक रूप से इस व्यवस्था को बनाया और प्रायोगिक रूप से ही उसने इससे व्यतिकरण प्रतिरूप को प्राप्त किया। आप चित्र में देख सकते हैं दोनों स्रोतों से तरंगाग्र निकल रहे हैं, ये मिल रहे हैं और फिर पर्दे पर जाकर प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों स्लिट लंबी स्लिट हैं, इसलिए इनसे जो तरंगाग्र निकलेंगे वो इस तरह से बेलनाकार आकृति के होंगे। जैसे ये अगर हमारे पास प्रकाश का स्रोत, जैसा हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती है, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। ये तरंगाग्र एक फिर दूसरा, फिर एक आगे तीसरा। ये बेलनाकार तरंगाग्र होंगे जिसको चित्र में इस तरह से प्रदर्शित किया हुआ है। और इनसे ये जब पर्दे पर पड़ेंगे तो जहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा वहां अधिकतम ऊर्जा, और जहां विनाशी व्यतिकरण होगा वहां पर न्यूनतम ऊर्जा के कारण, न्यूनतम तीव्रता के कारण चमकीली और काली रेखाएं प्राप्त होंगी, जिन्हें हम व्यतिकरण की फ्रिंजें कहते हैं। और इस पूरे प्रतिरूप को जब तक कला संबद्धता कायम रहेगी तब तक हमें व्यतिकरण प्रतिरूप दिखेगा। उसके बाहर दोनों ओर समान रूप से प्रकाश दिखाई देगा। तो व्यतिकरण प्रतिरूप को देखने के लिए इसके केंद्र में दिखाई देखना ज्यादा आवश्यक है। इस चित्र के अनुसार आप देखें, ये दो स्रोत हैं और पर्दे पर एक बिंदु P जो बिल्कुल इन दोनों स्रोतों के केंद्र में है। यानी इन दोनों स्रोतों से जब प्रकाश चल रहा है तो P बिंदु पर पहुंचने पर वो समान पथ पार कर रहा है। तो P बिंदु पर पथांतर 0 होगा
और कलांतर भी शून्य होगा। शून्य कलांतर और शून्य पथांतर की अवस्था में व्यतिकरण की शर्तों के अनुसार हमें संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलता है, अर्थात इसमें जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, जो पी बिंदु पर फ्रिंज बनेगी, वो चमकीली होगी। अब इस केंद्र से दूर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं, दूसरी स्थिति देखें, S1 से एक तरंग चलकर किसी बिंदु पर पहुंच रही है P पर, और S2 से दूसरी तरंग चलकर P बिंदु पर पहुंच रही है। चित्र से देखने से स्पष्ट है कि S2 से जो तरंग चल रही है उसने ज्यादा पथ पार किया है, तो हम S1 से जो पथ S1P, उसको अगर हम S2P के पथ से घटा लें तो बचा हुआ हमारे पास पथांतर होगा। और संपोषी और व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण की शर्तों के अनुसार जो शर्त यहां पर पूरी होगी उसी के अनुरूप व्यतिकरण देखने को मिलेगा। यही तीसरी स्थिति में है। दूसरी स्थिति में जब आप देख रहे हैं इस चित्र के अनुसार, तो इस बिंदु पर 9 तरंगें समान कला में मिल रही हैं, इसलिए यह संपोषी व्यतिकरण का बिंदु होगा। और यहां पर ये दोनों तरंगें विपरीत कला में मिल रही हैं, इसलिए यह विनाशी व्यतिकरण का प्रतिरूप होगा। पथांतर ज्ञात करने के लिए हम इसमें यह मान लें कि P बिंदु की दूरी हमारे पास यहां है, पर्दे से दूरी हमारे पास ये है, दोनों स्रोतों के मध्य दूरी D है, तरंगें सरल रेखा में चलती हैं, अतः S1P और एक S2P से लाइन बनाएं और S1 से एक अभिलंब, इस स्रोत से एक अभिलंब यहां गिराएं, तो इस अभिलंब के आगे की दोनों दूरियां समान होंगी और ये जो अंतर हमें मिलेगा ये P बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर व्यक्त करेगा। यदि यह पथांतर λ/2 का पूर्ण गुणज है